चलो देखो बेटा, हम लोगों ने शुरू किया था कैपिटल स्ट्रक्चर एफएम में। इसमें आपने कर लिया था ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस और लास्ट क्लास में किया था ब्रेक इवन एनालिसिस। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं इसकी यूनिट थर्ड। हेडिंग लिखो, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। हेडिंग लिखिए, यूनिट थ्री, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। यूनिट थ्री, सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। चलो इसमें लिखना शुरू करो। सबसे पहले लिखेंगे कंसेप्ट वन। कंसेप्ट वन, मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग। मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग लिखिए। इन दिस चैप्टर, in this chapter we will try to find out best source of funding for business, operation and expansion। फर्स्ट पॉइंट था ये। सेकंड लिखो, वेरियस सोर्सेज ऑफ फंडिंग आर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, retained earning, डिबेंचर और बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन्स। आगे लिखिए, कंसेप्ट टू, selection on the basis of selection of best source, selection of best source for funding on the basis of EPS।
selection of best source on the basis of EPS. लिखिए, when we want to maximize our EPS, then we choose that plan at which EPS will be maximum. EPS will be maximum. सेकेंड पॉइंट में लिखिए, EPS कैन बी कैलकुलेटेड एज EBIT माइनस इंटरेस्ट, आ जाएगा EBT माइनस कर दिया टैक्स, आ गया EAT माइनस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आ जाएगा अर्निंग फॉर इक्विटी और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर हो गया। चलो देखो, अब एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, और अब इसके क्वेश्चंस करेंगे। देखो स्क्रीन पे, ये हम लोगों ने लिख लिया EPS कैसे निकाला जाएगा। देखो सब लोग, हम लोगों ने बेटा चैप्टर शुरू किया कैपिटल स्ट्रक्चर। खूब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हम लोगों ने FM में टॉपिक शुरू किया कैपिटल स्ट्रक्चर। अब है क्या ये बताओ, किसी भी कंपनी की कैपिटल में क्या क्या आता है? या तो इक्विटी आएगा या तो डेट आएगा। इक्विटी का मतलब क्या हुआ? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, या उनके पास कोई रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हो। और डेट का मतलब होता है कोई डिवेंचर्स हो, कोई बॉन्ड हो, या किसी तरह का लोन ले लें, तो यही हुआ ना। असल में कैपिटल स्ट्रक्चर में यह पढ़ाया जाता है। कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर में हमको यह पढ़ना होता है बेटा कि कोई भी कंपनी कौन सा स्ट्रक्चर बनाए कैपिटल का जिससे उसको कॉस्ट मिनिमम आए। कॉस्ट का मतलब इक्विटी से पैसे लोगे, डिविडेंड देना पड़ेगा, तो इक्विटी की कॉस्ट क्या हुई? डिविडेंड। प्रेफरेंस से पैसे लोगे, डिविडेंड देना पड़ेगा। लोन लोगे बेटा किसी तरह का, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें से कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए जिससे कॉस्ट कम लगे? इस पे कुछ थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को जाके हम लोग यहां पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज में, समझे? और इसी चैप्टर में एक टॉपिक था EBIT EPS, वो कर लिया हम लोगों ने। फिर
फिर एक बीईपी एनालिसिस इसी में होता है, वो कर लिया। अब एक पढ़ने जा रहे हैं सोर्स ऑफ, ये जब पढ़ लोगे तो यहां की थ्योरीज पढ़ने में भी इजी रहेगा, हेल्प मिलेगी इनसे। तो अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, यूनिट नंबर 3। देखिएगा अब है क्या बेटा, इसमें पढ़ना क्या क्या है देखना। देखो नाम से ही पता चल रहा है, सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब फंडिंग। अगर किसी कंपनी को पैसा चाहिए तो सोर्सेज, उसके कौन कौन से सोर्सेज को वो लोग चूज करें, सेलेक्ट करें। देखो बेटा, हर कंपनी को पैसे की जरूरत होती है। अगर नई कंपनी है तो बिजनेस शुरू करने के लिए, पुरानी है तो एक्सपेंड और मॉडर्नाइज करने के लिए होती है ना। तो अगर पैसे की जरूरत है, पैसा चाहिए, तो कहां से हम पैसा लेके आए, कहां मतलब कंपनी के पास सारे रास्ते खुले होते हैं ना। वो इक्विटी शेयर से लेके आए, प्रेफरेंस शेयर से आए, कोई डेट लोन ले लें या कोई डिबेंचर इशू कर दें, कोई बॉन्ड इशू कर दें, कहीं से भी पैसे ला सकते हैं। तो इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन बढ़िया होगा, इसके बारे में हम लोग यहां पढ़ाई करने जा रहे हैं, समझे। इस यूनिट में जितने क्वेश्चन करेंगे हम लोग, सब में यही होगा। हर क्वेश्चन की एक थीम होगी। किसी कंपनी को मतलब एक अमाउंट दिया होगा, जैसे 1 करोड़ रुपए चाहिए, यहां से ला सकते हैं, यहां से। एक प्लान, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान दिए होंगे, कहेगा बताओ कौन सा बढ़िया है, समझ आए। हर क्वेश्चन में यही थीम होगी। तो थोड़ा सा चैप्टर चलेगा ईपीएस पे। किस पे? पिछली क्लास में मैंने बताया था, बताओ पैसे जो कंपनी बोरो करेगी, कहीं से भी पैसे लेगी, तो कंपनी का मालिक कौन हुआ? इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो लोग ऐसा प्लान बनाएंगे जिसमें ईपीएस ज्यादा है ना। तो अभी मैं थोड़े क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें डिसीजन होगा ईपीएस के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? मतलब जितने प्लान दिए होंगे सब में हम लोग ईपीएस निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमें ईबीआईटी दिया होगा, इंटरेस्ट माइनस करेंगे ईबीटी, टैक्स माइनस करेंगे ईएटी, प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया तो अर्निंग फॉर इक्विटी, यहां से निकाल लेंगे ईपीएस। तो काफी सारे क्वेश्चन में तो हम लोग ईपीएस के बेसिस पे काम करेंगे। ईपीएस ज्यादा है जहां, वहीं से पैसे हम लोग रेज करेंगे, समझ में। फिर धीरे धीरे चैप्टर मूव करेगा एमपीएस की तरफ। किधर बेटा? मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, समझ है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। फिर धीरे धीरे हम ये देखेंगे कहां से लोन लेने में, कहां से पैसे बोरो करने में शेयर का प्राइस बढ़ेगा। और असली वेल्थ यही है ना बेटा, कि कंपनी का 10 रुपए का शेयर 10,000 का हो जाए तो वेल्थ बढ़ गई ना कंपनी की, समझे। तो धीरे धीरे कुछ क्वेश्चंस में हम लोग फैसले लेंगे किस पे? एमपीएस पे। कभी ईपीएस पे, कभी एमपीएस पे। समझ आ रही बात? कैसे आपको पता चलेगा, अभी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। जब क्वेश्चन में पी रेशियो दिया होगा, क्या दिया होगा? प्राइस अर्निंग रेशियो, तब फैसला होगा एमपीएस पे। जिसमें मार्केट प्राइस ज्यादा होगा हम उस पे जाएंगे, और जब तक ये नहीं है तब तक किस पे फैसला होगा? अर्निंग पर शेयर पे, समझे। कोई सा भी चॉइस दिया हो, सब में आप ईपीएस निकालो, जिस पे ईपीएस हमें ज्यादा मिलेगी हम उसी पे जाएंगे, क्योंकि फैसला लेता है इक्विटी शेयर होल्डर, और वो ऐसा प्लान चूज करेगा जिसमें उसका फायदा हो। तो ये देखो, पहला मैंने क्या पढ़ा है आपको, इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू फाइंड आउट बेस्ट सोर्स ऑफ फंडिंग फॉर बिजनेस। बिजनेस में फंडिंग के लिए बेस्ट सोर्स क्या है, बिजनेस के ऑपरेशन के लिए या एक्सपेंशन के लिए। तो क्या क्या है फंडिंग के चॉइसेस? या तो इक्विटी से पैसे ले लो, या प्रेफरेंस से ले लो, या रिजर्व यूज कर लो, या डिवेंचर बॉन्ड्स को यूज कर लो, या कहीं से लॉन्ग टर्म लोन ले लो। तो ये तो हमारे पास इतनी सारी चॉइसेस होती हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में खुद ही दिया होगा। ठीक है, आगे बेटा। अब फिर हम क्या करेंगे? पहला मैंने लिखवाया सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस, अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे डिसाइड करना। तो ऐसे बेटा, वी वॉन्ट टू मैक्सिमाइज आवर ईपीएस, देन वी चूज दैट प्लान एट विच ईपीएस विल बी मैक्सिमम। अगर हमारा उद्देश्य है अर्निंग पर शेयर को मैक्सिमम करना, तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग हर प्लान में क्या निकालेंगे? ईपीएस। जिसमें ईपीएस ज्यादा होगी उसी को सिलेक्ट करेंगे, बाकियों को इग्नोर कर देंगे। और अगर हमारा ऑब्जेक्टिव है शेयर का प्राइस बढ़ाना, तो हम क्या करेंगे? हर प्लान में शेयर का प्राइस निकालेंगे। क्या निकालोगे? प्राइस कैसे आएगा? अर्निंग पर शेयर को अगर पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है मार्केट प्राइस, समझे। तो इसीलिए मैंने कहा जब तक ये नहीं है तब तक इस पे फैसला होगा। अगर ये है तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या मिल जाएगा?
मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो हम लोग फैसला किस पे लेंगे? उस चॉइस पे जाएंगे जहां पे शेयर का प्राइस सबसे ज्यादा होगा। समझ आए? तो कोई मतलब इक्का दुक्का नई चीज आएंगी, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ एज इट इज है जैसे हमने पढ़ा था। तो बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर की। आइए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 पे सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1, चलो स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है देखिए, मैं पढ़ता हूं। देखो इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। एक रिक्वायरमेंट है ईपीएस निकाल दो, और दूसरा है फाइनेंशियल लेवरेज निकाल दो। तो अभी ये बताता हूं क्या है, अभी ईपीएस पे बात करते हैं। आइए अब यहां से पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। देखो सब लोग क्या लिखा है, पढ़ो। डेल्टा लिमिटेड करेंटली हैज एन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। अभी इनके पास कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल है? मतलब 10 लाख की इक्विटी ऑलरेडी है कंपनी के पास। अच्छा, कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1 लाख इक्विटी शेयर है, 10 रुपए का एक। ये प्रेजेंट सिनेरियो ये है। अब सुनो आगे क्या है। अब सवाल यहां से शुरू होता है। कंपनी इज गोइंग थ्रू मेजर एक्सपेंशन। कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, रिक्वायरिंग टू रेज फंड टू द ट्यून ऑफ 6 लाख। पैसे अभी कितने पैसे कंपनी में लगे हैं? 10 लाख। एक्सपेंशन के लिए कितना और चाहिए? 6 लाख। समझ आए? तो आप बताओ डिसीजन किस पे लेना है, 10 लाख पे कि 6 लाख पे? 6 लाख पे। ठीक है, अब आगे बात सुनना, रुको मैं यहीं से तुम लोग के दिमाग में डालता जाऊं। बताओ जरा, अभी कंपनी के पास कितने की इक्विटी शेयर कैपिटल है? 10 लाख की। कितने का एक शेयर है? तो शेयर हुए कितने? तो अभी 1 लाख शेयर है। अभी कितना और चाहिए? 6 लाख। अगर मान लो ये भी इक्विटी से लेके आएंगे तो शेयर होल्डर बढ़ेंगे, तो ईपीएस गिरेगा। समझ आए ना? अगर इक्विटी फाइनेंसिंग करोगे और डेट या कहीं और से लेके आओगे तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ये दिमाग में रखना है बात। अभी आएगा धीरे धीरे क्वेश्चन में। ठीक है, आगे पढ़ो क्या कह रहे हैं। टू फाइनेंस द एक्सपेंशन द मैनेजमेंट हैज फॉलोइंग प्लान। कह रहे हैं बेटा ये देखो, ये 6 लाख रुपए लाने के इनके पास क्या क्या प्लान है? प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4, 4 प्लान है। अब हमसे कह रहा है कैलकुलेट ईपीएस इन द अबव प्लान। सारे प्लान में क्या करो? ईपीएस निकालो। मांगा नहीं है लेकिन आगे के क्वेश्चंस में मांगेगा, तो हम ईपीएस निकाल के अपना डिसीजन भी देंगे कि अकॉर्डिंग टू ईपीएस दिस प्लान इज बेटर। समझ आए? और एक चीज और आपसे पूछ ली है, फाइनेंशियल लेवरेज। तो अभी जब इस पे आएंगे तो समझाऊंगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आए तो एक बार इसकी छोटी सी समरी बना लो। ठीक है, लिखो जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे, लिखिए। फाइनेंशियल प्लान, फाइनेंशियल प्लान्स 1, 2, 3, 4। फॉर एक्सपेंशन। तो देखो बेटा, या तो है कि इक्विटी शेयर से पैसे लेके आए। जरा 1 मिनट स्क्रीन पे देखिएगा। पहले में क्या लिखा है? 60,000 इक्विटी शेयर इशू करो, 10 रुपए का एक। तो इक्विटी से लेके आ रहा है ना पूरा। दूसरे में एक नजर देख लो, इक्विटी और उसके बाद लिखा है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तीसरे में लिखा है इक्विटी और 9% डिवेंचर। चौथे में लिखा है इक्विटी और फिर प्रेफरेंस शेयर। मतलब ऐसे हम लोग को बता रखे हैं बेटा। तो अब आइए इसको जरा सा समराइज कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना है एग्जिस्टिंग। 10 लाख तो कंपनी के पास अभी इक्विटी शेयर हैं, 10 लाख रुपए के वो हैं। तो किसी भी प्लान में आप जाओ, जो अभी है वो तो रहेगा ही। अब यहां इक्विटी शेयर कैपिटल न्यू, अगर हम नया इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो ये देखो क्या लिखा था,
पहले में 60,000 इक्विटी शेयर इशू करेंगे तो बेटा 6 लाख की कैपिटल आ जाएगी, और दूसरे में 40,000 तो 4 लाख आएगा, 4 लाख आएगा। तीसरे में 30,000 है तो 3 लाख, चौथे में 30,000 फिर से है 3 लाख। अच्छा अब आगे पढ़ो, और क्या क्या है, पहला तो हो गया। अब दूसरे में था बेटा 12% लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो यहां लिखेंगे 12% लॉन्ग टर्म लोन। यहां नहीं लेके आ रहे हैं, यहां का तो हो गया, यहां का 10 लाख पहले की थी, 6 अभी, 16 लाख हो गया। यहां 2 लाख यहां से लेके आ रहे हैं, 16 लाख ये हो गया। कोई मुझको बताएगा ये 2 लाख मुझे कैसे पता चला? 6 चाहिए, 4 कहां से ला रहे हैं? इक्विटी से, तो बैलेंस हो गया वहीं से। आगे बढ़ो, प्लान 2 हो गया, प्लान 3 में आ जाओ। इक्विटी है, बाकी लेके आ रहे हैं डिबेंचर से, 9% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 3 लाख, 3 पहले ही था, 3 और मिल जाएगा तो हो जाएगा 6 लाख, 16 लाख इनका भी हो गया। और आखिरी वाला बेटा 30,000 इक्विटी शेयर, बैलेंस टू 6% प्रेफरेंस शेयर, अगला लेके आ रहे हैं 6% प्रेफरेंस शेयर से। तो आप देखो तो सभी प्लान में 16 लाख रुपए ही है इनके पास, जिसमें से 10 पहले से था। हमें जो एक्स्ट्रा 6 लाख हैं उसी पे विचार करना है। अब सवाल हमसे कह रहा है इन सभी प्लान में ईपीएस निकाल के बताओ। क्वेश्चन की पहली डिमांड है इन सभी प्लान में ईपीएस निकाल के बताओ, तो मैं अब ईपीएस निकालने जा रहा हूं। तो अब हम पहली डिमांड लिखेंगे क्वेश्चन की, कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस, हेडिंग लिखिए आप भी। क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट है कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस अंडर ऑल 4 प्लान। तो अब हम यहां लिखेंगे प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 एंड प्लान 4। प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 एंड प्लान 4। ठीक है, निकालो ईपीएस। अच्छा अब 1 मिनट बेटा मेरी एक बात सुन लेना, क्योंकि ये आगे अभी कंसेप्ट भी आएगा। जरा बताओ इसमें है क्या, कंपनी के पास पहले से कितना पैसा था, कितना और चाहिए? तो ये बताओ, चाहे उसके तुम 4 प्लान बनाओ चाहे 14 बनाओ, लाओगे तो 6 लाख। तो हमेशा कैपिटल स्ट्रक्चर सेम होता है, मतलब कैपिटल का जो टोटल होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो 16 लाख ही होगी ना, कहीं से पैसा है। ठीक है, अच्छा और मेरी बात सुनो, देखो इधर बताओ, ये 6 लाख पहले से है, 10 लाख पहले से है, 6 और ला रहे हैं, 6 ला रहे हैं तो कंपनी में लगाएंगे तो उससे एक रिटर्न आएगा। उसी रिटर्न को क्या बोलते हो? ईबीआईटी। क्या बोलते हो? तो वो भी सेम ही होगा। क्या होगा? सेम होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं, जैसे मान लो ये कोई मेडिसिन वाली फैक्ट्री है, तो मेडिसिन में मैक्सिमम 25% का मार्जिन होता है। मान लो ये 6 लाख लगाएंगे तो 6 लाख का 25% 1.5 लाख कमाएंगे, तो वो 1.5 लाख लेकिन क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होगा? फिर उसमें अगर तुम लोन लोगे तो ब्याज अलग से दोगे, डिविडेंड अलग से दोगे, टैक्स अलग से देना पड़ेगा। बिजनेस ने तुम्हें कमा के 1.5 लाख दे दिया, तो हमेशा टोटल ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको सेम मिलेगा, समझ आए? और ईबीआईटी भी सब में क्या होगा? सेम मिले। पैसा कहीं से लेके आओ, जब दवा बनाने वाली फैक्ट्री है तो बनाएगी तो दवा ही ना, और रिटर्न 25% का ही आएगा, समझ आए?
अब ये बात मैं क्वेश्चन में दिखाता हूं, देखो इधर कहां लिखा हुआ है, पढ़िए। ये देखो यहां लिखा है ये वाली लाइन, ये तो प्लान 1 बताया, प्लान 2 बताया, प्लान 3 बताया, प्लान 4। अब या द ईबीआईटी ऑफ कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी 4 लाख लिखा है ना। ईबीआईटी कितना है? 4 लाख। तो ये सभी प्लान में सेम रहेगा, कहीं से पैसा लेके आओ, लगाओगे अपनी कंपनी में ही, और कंपनी का रिटर्न कितना है, जो भी रिटर्न है उस हिसाब से कितना पैसा मिलेगा, 4 लाख। तो ईबीआईटी हर जगह क्या लिखेंगे? 4 लाख लिखो। ईबीआईटी 4 लाख, माइनस करेंगे इंटरेस्ट, माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब बेटा हम फॉर्मेट एक ही बनाएंगे, हम 2 फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, 4 फॉर्मेट। एक नजर यहां स्क्रीन पे देख लो सब बच्चे, देखो देखो आपके पास 2 लोन है, एक 12% का है, एक 9% का है ना। 2 टाइप के लोन है, भले प्लान अलग अलग हो, लेकिन हम तो फॉर्मेट एक ही रखेंगे ना। तो हम यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट एट द रेट 12%, और इसी के नीचे लिख देना इंटरेस्ट एट द रेट 9%। जिसमें 9% होगा तो 9% घटा देंगे, जिसमें 12% होगा तो 12% घटाएंगे। पहले में तो कुछ है ही नहीं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं माइनस होगा। सेकंड प्लान में देखो तो 2 लाख का लोन है ना, 2 लाख का 12% 24,000। थर्ड वाले में देखो तो 9% का डिवेंचर है, तो इसका 9% कितना हो गया? 27,000। और लास्ट में नहीं है लोन, तो ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस हो गया। अब जो बचेगा उसको हम बोलेंगे ईबीटी। 4 लाख, 3,76,000, 3,73,000 एंड 4 लाख। अब बेटा यहां से माइनस करेंगे टैक्स। अपना क्वेश्चन चेक कर लो, 40% का टैक्स दे रखा है, ये देखो लास्ट में, एज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स इज 40%। तो मैंने यहां से 40% का टैक्स माइनस कर दिया। 16,000, 1,60,000, 150,400, 1,49,200 और 1,60,000 फिर से। तो यहां से मुझे मिल जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स 240, 225,600, 223,800, ये हो गया बेटा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड, और प्रेफरेंस का डिविडेंड खाली आखिरी वाले में था। देख लो 3 लाख रुपए निकाले लिए हैं प्रेफरेंस से 6% पे, तो 6 3 18, 18,000 माइनस कर दो, 2,22,000। तो इन सब में है नहीं, इनका तो यही रहेगा, उसका हो जाएगा 2,22। ये वही रहेगा 223,800, 225,600, 24,00,00। अब इसको हम बोलेंगे अर्निंग फॉर इक्विटी। और बेटा इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। तो देखो 1 लाख शेयर पहले से थे, 60,000 किए थे ना पहले वाले में, 60,000, तो इसके कितने हो गए? 1,60,000। दूसरे वाले में किए थे 40,000, तो 1,40। तीसरे वाले में 1,30, चौथे वाले में भी शायद 1,30। डिवाइड कर दो 1.50, तो ये आ गई ईपीएस। बताओ कौन से प्लान में ईपीएस सबसे ज्यादा है बेटा? थर्ड में। तो लिखा नहीं है उसने, आगे के क्वेश्चंस में मांगेगा तो हम खुद ही बताएंगे, कंपनी को थर्ड प्लान पे जाना चाहिए। यहां पे ईपीएस
मैक्सिमम है, और कंपनी फैसले भी ऐसे लेना चाहती है जहां ईपीएस उसको मैक्सिमम मिले। डन। तो नीचे मैं लिखवा देता हूं डिसीजन, हालांकि कंपनी ने इसने मांगा नहीं है। लिखिए, प्लान 3 इज बेस्ट प्लान सिंस इट्स ईपीएस इज मैक्सिमम। इसका ईपीएस मैक्सिमम है, इस वजह से प्लान 3 बेस्ट प्लान हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। बेटा अब ये देखो, आप में से कुछ लोगों को अब ये चीज नहीं पता है। अब इसने लिखा है अ सर्टेन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। क्या निकालना है? फाइनेंशियल लेवरेज। तो मैं एक बार जरा रिवाइज करा दूं, फिर मैं बताता हूं। इधर देख लो सब बच्चे, जब ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता है ईबीटी। चलो यहीं से मैं बता सकता, चलो। और यहां से हम लोग टैक्स माइनस करते हैं तो ईएटी। और अब ये देख लो, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो तो ईबीआईटी। ठीक है, सब बच्चे देख लो, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो कंट्रीब्यूशन, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हो ईबीआईटी, इंटरेस्ट माइनस करोगे ईबीटी, टैक्स माइनस करोगे ईएटी। बेटा एक बात बताओ, यहां लिखा है लेवरेज। लेवरेज का मतलब होता है बर्डन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। लेवरेज का क्या मतलब होता है? बर्डन ऑफ। और फिक्स्ड कॉस्ट दो टाइप की होती है, एक ऑपरेटिंग और एक फाइनेंसिंग। जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं बेटा, तो यहां का मैं रेंट पे करता हूँ, एम्प्लॉय की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो फिक्स्ड कॉस्ट है कि नहीं? अगर वो ना हो तो मेरा प्रॉफिट ज्यादा हो, उसकी वजह से मेरा प्रॉफिट क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। और फिक्स्ड कॉस्ट जानी ही जानी है, चाहे सेल्स हो चाहे ना हो। तो फिक्स्ड कॉस्ट से बिजनेस को खतरा रहता है, जब भी उसको बढ़ाओ तो सोच समझ के बढ़ाओ। समझ आए? तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से हमें जो दिक्कत है, किसकी वजह से? ऑपरेटिंग, ये वाली, ये ऑपरेटिंग होती है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से जो प्रॉब्लम है उसको क्या बोलोगे? और फाइनेंसिंग कॉस्ट की वजह से जो दिक्कत है उसको क्या बोलेंगे? फाइनेंशियल लेवरेज। समझ आए? जैसे मान लो मुझे यहां 100 रुपए मिले, मैंने उसमें से 20 रुपए फिक्स्ड इसके दे दिए, तो 80 बचा। अब 80 में से मान लो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट यहां पे 70 की है, तो 10 ही तो बचा बेटा। तो ये घटता नहीं चला जा रहा है। अब अगर मान लो ये ना होती तो पूरा 80 आता ना, पूरा 80 आता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको कंपेयर कर लेते हैं। किसको? इन दोनों को। हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट से पहले 80 रुपए था, इसके बाद 10 हो गया, तो इसका मतलब 8 टाइम्स रिड्यूस हो गया ना पैसा। समझे? तो इसको बोलेंगे ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या बोलोगे? हालांकि वो नहीं निकालना है। अब आगे, अब इसी में मान लो मैंने 6 का इंटरेस्ट दे दिया तो 4 बचा। तो अब ये बताओ, ब्याज की वजह से हम पे बर्डन कितना है? ब्याज से पहले 10 गया, बाद में 4 रह गया, यही ना? तो ये कितना है? 2.25 के आसपास कुछ आएगा सर। ठीक है, तो जो ये क्या है? ये है हमारा फाइनेंशियल लेवरेज। क्या है? 2.25 का मतलब क्या हुआ? बाई 1, कि अगर 2.5 रुपए कमाएंगे, 2.25 रुपए, तब 1 रुपया जेब में आएगा। बाकी पैसे कहां चले गए? फिक्स्ड कॉस्ट खा गई। समझे? ये वाला 8 आया था, तो 8 बाई 1, 8 रुपए कमाएंगे तो 1 रुपया बचेगा, 7 खर्च हो जाएगा। किसकी वजह से? और जो होना निश्चित है। समझ आई बात? अब ये देखो, अपने क्वेश्चन में यहां लिखा है, पढ़ना, असर्टेन द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो अभी मैंने सिखाया ना आपको, यही तो है फाइनेंशियल लेवरेज। ये 10 क्या है? ईबीआईटी है ना, और ये 4 क्या है? ईबीटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन
इज नोन एज फाइनेंशियल लेवरेज। समझे? तो लिखो यहां पे, लिखिए सेकंड पॉइंट, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो यहां ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं DOF, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। तो इसका फॉर्मूला हो गया EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट लिखा। इधर देखो मेरी तरफ, ये बताओ अभी मैंने यहां कैसे निकाला था? EBIT को न्यूमरेटर किया था, डिनोमिनेटर क्या था? EBT कैसे आया? जब EBIT में से क्या माइनस कर दिया, तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया है EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। है तो वही चीज, थोड़ा सा यहां स्पेस रखना। अभी यहां कुछ लिखूंगा और, ठीक है? यहां थोड़ा सा स्पेस रखना, अभी बताता हूं क्या। चलो अब निकालते हैं, नीचे आ जाओ। प्लान ए, प्लान ए बेटा, प्लान ए का EBIT देखो कितना है, 4 लाख। अब ये देखो प्लान ए में इंटरेस्ट कितना गया, कोई बताएगा? प्लान 1 में इंटरेस्ट कितना गया? 0। इसीलिए ये देखो 1 रुपए खर्च नहीं हुआ ना, 4 कमाया 4 मिल गया। समझे? इसलिए ये 1 आया। आगे बढ़ो, प्लान बी, EBIT 4 लाख है और EBT है 376। तो ऐसे लिखेंगे 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख माइनस 24,000। तो ये आ जाएगा 1.064। 1.064। इसका क्या मतलब होगा बेटा? 1.064 कमाते हैं तो 1 रुपए बचता है, तो 0.064 कहां चला गया? फिक्स्ड कॉस्ट में। चलो प्लान सी पे आ जाओ जरा। प्लान सी, प्लान सी, प्लान सी का भी EBIT 4 लाख ही था और यहां पे इंटरेस्ट था क्या तीसरे वाले में? 27। तो 4 लाख में से माइनस कर दो 27,000, 1.072। अब इधर देखो मेरी तरफ, देखो तुम लोग को बहुत बढ़िया समझ में भी आएगा। स्क्रीन पे देखो, यहां फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? तो 1 है, थोड़ी सी बढ़ी ये बढ़ गया, और बढ़ी और बढ़ गया। फिक्स्ड कॉस्ट जितनी बढ़ेगी लेवरेज उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, जितनी कम होगी उतना। तो कभी पूछा जाए लेवरेज कितना बढ़िया, तो 1 हो तो बहुत बढ़िया, 1 के आसपास हो तो और बढ़िया, 1 से जितना दूर है उतना खतरा है। समझे? और लास्ट वाले में प्लान डी, प्लान डी प्लान डी बेटा, अब यहां देख लो प्लान डी में, प्लान डी में देखो, प्लान डी में ऐसे होता है। जरा ये इधर देखिए, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट दी, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट दिया EBIT, इंटरेस्ट दिया EBT, टैक्स दे दिया तो EAT। तो ऑपरेटिंग की वजह से जो बर्डन है वो हो गया ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंसिंग की जो वजह से बर्डन है वो क्या हो गया? फाइनेंशियल लेवरेज हुआ ना। अब ये बताओ
ये फॉर्मूला दूसरा वाला मेरा, ये तब तक सही है जब तक प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो। जब तक, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो उस पर भी तो कमिटमेंट है ना, पैसा देना पड़ेगा। बोलो। तो अब यहां से ये भी तो आता है, माइनस होगा प्रेफरेंस डिविडेंड, तब बचेगा ना अर्निंग फॉर इक्विटी। और बताओ प्रेफरेंस डिविडेंड कब देते हो, टैक्स के पहले कि टैक्स के बाद? और इसकी कैलकुलेशन होती है टैक्स के पहले। तो पिछली क्लास में सिखाया था 1 माइनस टैक्स रेट से डिवाइड करो, बिफोर टैक्स हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला ऐसे करते हैं, ये जो जगह छोड़ी थी इसी में लिखो, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें, मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड और डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। तो अब ऐसे हो जाएगा 4 लाख यहां का भी EBIT है। एक बार देखो इसमें कुछ इंटरेस्ट जा रहा था, हाँ नहीं गया था। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना गया? 18,000। टैक्स रेट 40%। तो ये आ गया 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख माइनस 30,000, 1.081। ठीक है, ये हो गया। और तो ये तीनों का आ गया। अब इसी में बेटा लिखो, और लिखो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज बराबर EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट। अभी समझा रहा हूं क्या लिख रहा हूं मैं। तो लिखो 4 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख माइनस 0, तो आ गया 1। हो गया। चलो अब ये देखो, मैंने आखिरी वाले प्लान में 2 बार निकलवाया आपको। बेटा ये देखो, प्लान डी में मैंने 2 बार आपको निकलवाया। प्लान डी में इंटरेस्ट तो था नहीं किसी भी तरह का, लेकिन प्रेफरेंस का डिविडेंड था। तो अपना स्टडी मैट उठा के देखोगे तो क्या करते हैं, कभी कभी इससे निकालेंगे और कभी कभी इससे निकालेंगे। सही कौन सा है बताओ दोनों में? पहला वाला। लेकिन अब हम लोग तो जान नहीं पाएंगे उनके मन की बात, तो हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम में दोनों निकाल के आएंगे। समझ आए? कोई कसर तो न रह जाए नंबर काटने की। ठीक है, तो इसके हिसाब से 1 आ रहा है और इसके हिसाब से 1.08 आ रहा है, लेकिन सही दोनों में से यही वाला है। आप भी जान रहे हो इसको, समझ आए? लेकिन करके दोनों आओगे, दोनों लिख के आओगे। आगे बढ़े। तो ये आ गया फाइनेंशियल लेवरेज। पहला सवाल हम लोग का लग गया। कितने कंसेप्ट कर लिए बेटा हम लोगों ने? हमने करा 2। चलो अब आगे लिखो। बताओ मुझे, जब कंपनी को पैसे चाहिए तो किस बेसिस पे फैसला होता है? पहला क्या बताया मैंने, ऑन द बेसिस ऑफ EPS। दूसरा क्या बताया था, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस शेयर। तीसरा सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोला मैंने? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अभी पहले रिटर्न वाला पढ़ाता हूं, फिर MPS पे आएंगे। लिखिए, कंसेप्ट नंबर कौन सा होगा बेटा? 3। कंसेप्ट नंबर 3 लिखिए, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ फंड on the basis of
ROCE, सॉरी ROE पहले लिखो, ROE, और ROE का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी। लिखिए फॉर्मूला पहले, ROE इक्वल्स टू अर्निंग फॉर इक्विटी, अर्निंग फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। लिखिए इसमें, वी विल सेलेक्ट दैट प्लान एट विच ROE will be maximum। हम उस प्लान को सिलेक्ट करेंगे जहां पे रिटर्न ऑन इक्विटी मैक्सिमम होगा। डन। अच्छा अब ये देखो, रटना नहीं है, जरा ये फॉर्मूला समझते हैं। बताओ मुझे जीपी रेशियो का फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, ठीक है। तो रटना मत ऐसे ही। अभी एक चैप्टर हम लोग को करना है रेशियो एनालिसिस, तो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं, तो रट नहीं पाएंगे हम लोग। अब मैं लॉजिक बता रहा हूं, वैसे सुनो। देखो ये क्या लिखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यही ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इक्विटी वालों ने क्या लगाया, उस पे क्या कमाया। समझे? जो लगाया उसको क्या बोलते हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, और जो कमाया वो क्या हो गया, अर्निंग फॉर इक्विटी। भाई इधर देखो स्क्रीन पे, यही तो पैसा बचता था ना बेटा इक्विटी वालों के लिए, यही तो बचता था ना कट पिट के। तो जो इनके लिए बचा वो इक्विटी वालों ने कमाया, मिलता वो भी नहीं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन ईपीएस एंड डीपीएस ना। जो इक्विटी वालों के लिए कमाएंगे उसमें से रिजर्व बना लेंगे, कट पिट के उनके पास पहुंचेगा, लेकिन है तो उन्हीं का। तो जो इक्विटी वालों ने कमाया वो उसको लिखेंगे न्यूमरेटर में, डन। और जो उन्होंने लगाया उसको कहां लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। अब बताओ मुझे इक्विटी वालों ने क्या लगाया, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। रटना मत, क्या क्या, ठीक है, कोई रटेगा नहीं। अब लॉजिक सुनो, बताओ मुझे, मैं किसी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हूं, मैंने इक्विटी शेयर इशू किया, आप लोगों ने खरीदा, मुझे पैसा दिया, साल भर बिजनेस चला, तो मैंने ईपीएस निकाली। क्या निकाला, मान लो 10-10 रुपए की ईपीएस आई, तो मैंने रिजर्व बना लिया 8 रुपए का, 2-2 आपको बांटे। तो वो जो 8 रुपए आपका मैंने रोक लिया, दैट इज इन्वेस्टेड, री इन्वेस्टेड इनटू द कंपनी ना। बोलो बेटा। तो आपके 2 पैसे लगे हैं, एक जो पहली बार आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा था, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा जो आपका पैसा कंपनी ने रोक रखा है रिजर्व्स की फॉर्म में, समझ आया। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, समझ आया।
इसी के पास ब्रैकेट में लिख लो जिससे गड़बड़ ना हो। रिवाइज करो तो ध्यान रहे, लिखो इसका मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर होल्डर फंड का मतलब हो गया ठीक है। तो ये आप समझ गए ये चीज। अब मेरी तरफ देखो, देखो बेटा, अब अगर क्वेश्चन कहेगा देखो मैंने कहा अगर इसकी बेसिस पे काम करना है तो ऐसे, जैसे अभी ईपीएस निकाला था वैसे हम लोग सारे प्लान में क्या निकालेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। अरे जब इसके बेसिस पे फैसला लेना है तो क्या निकालोगे, रिटर्न ऑन इक्विटी। और इसके लिए चाहिए क्या, अर्निंग फॉर इक्विटी। ये तो वैसे भी निकालना ही पड़ता था, ये तो निकालते ही थे। और इक्विटी का कितना पैसा है वो तो प्लान से ही पता चल जाएगा ना। दोनों को डिवाइड कर लेंगे, जिसमें मैक्सिमम आरओई होगा वही सिलेक्ट करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। समझ आए? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, देखिए। चलो ये रहा, पढ़ो जरा। कह रहा है X Limited is a widely held company is considering a major expansion of its production facilities and the following alternatives are available। कह रहे हैं बेटा ये अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए इनके पास ये प्लान है। क्या क्या, ये प्लान ए है, ये प्लान बी है और ये प्लान सी है। क्या क्या, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। अब आप नोटिस करो सबका टोटल 50 आ रहा है ना। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन कह रहा है इनको 50 लाख चाहिए। अगर ये लैक्स, हाँ लैक्स में है, 50 लाख चाहिए। अब यहां सारा पैसा किससे लेके आ रहे हैं, इक्विटी से। शेयर कैपिटल का मतलब ही क्या हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां 20 इक्विटी से, 20 डिवेंचर से और 10 ला रहे हैं ये लोन से। और यहां बेटा 10 इक्विटी से, 10 डिवेंचर से और बाकी लोन से। अब हमसे कह रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 25%। एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है आप बताओ, 25% किस चीज का, जो लगाया है उसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। किसका, कैपिटल एम्प्लॉयड का। अरे कितने पैसे लगा रहे हो, 50 लाख। रिटर्न का मतलब क्या होता है, क्या लगाया क्या कमाया, वही तो हुआ ना। 50 लाख लगा के 25% कमाएंगे। 1/25 कितना आएगा कि 12/50, 12/50। अब आगे पढ़ो। अब इसका मतलब यहां मैंने ये अपनी तरफ से डाल दिया था कि ईबीआईटी 25% है, लेकिन जब एग्जाम में आया था तो ये चीज नहीं लिखी हुई थी। ठीक है, आगे पढ़ो, एग्जाम का क्वेश्चन है। द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ कंपनी इज नॉट लेस देन 20%। मतलब डिविडेंड 20% बांटना ही पड़ेगा। ठीक है, और पढ़ो आगे। द कंपनी एट प्रेजेंट हैज लो डेट। अभी कोई डेट नहीं है। कॉर्पोरेट टैक्स 50% का है। विच ऑफ द ऑल्टरनेटिव वुड यू चूज ऑन द बेसिस ऑफ ROE। लिखा है ना, ये लिखा है, इसलिए हम लोग क्या निकालेंगे, रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल के फिर काम करेंगे। ठीक है, अच्छा बताओ मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे आएगा। ईबीआईटी में से, यही मैं कुछ दिखा रहा हूं, बोलते जाना सब बच्चे। बताओ रिटर्न ऑन इक्विटी अगर निकालना है तो पहले मुझे इतना तो दिया नहीं होता, यहां से शुरू होता है क्वेश्चन। पहले ईबीआईटी में से क्या माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, फिर क्या माइनस करोगे, क्या आ जाएगा, फिर क्या माइनस करोगे तो क्या आएगा, अर्निंग फॉर इक्विटी आएगा।
अच्छा, अब इसी को हम किससे डिवाइड कर देंगे? इक्विटी शेयर होल्डर फंड से, तो आ जाएगा। अब 2 मिनट के लिए सोचो, अगर प्रेफरेंस डिविडेंड ना हो, क्या बेटा? इस सवाल में नहीं है। अरे 3 ही चीजें तो थी, प्रेफरेंस शेयर से नहीं। ये देख लो, ये शेयर कैपिटल है, ये डिवेंचर है, ये लोन है। नहीं है, समझना। तो ये बताओ, जब ये नहीं है तो अब यहां पे क्या होगा? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया, ईबीटी टैक्स गया, ईएटी। अब ये जो ईएटी है यही अर्निंग फॉर इक्विटी है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो क्या आ जाएगी? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, सॉरी, उससे इक्विटी शेयर होल्डर फंड से, तो क्या आ जाएगा? आरओई। तो बताओ, क्या हमें डिविडेंड की आवश्यकता है? तो आपको बेवकूफ बनाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए उसने यहां लिखा है कि कंपनी 20% का डिविडेंड बांट रही है। ये वाली लाइन, इसका कोई मतलब ही नहीं है। समझ आए? बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। क्या करेंगे हम डिविडेंड, जब हमें अर्निंग पे काम करना है? अरे अर्निंग में से जो रोक लिया, जो बांटा, उस तक जाना ही नहीं है ना, अर्निंग पे ही काम कर लेना है। समझ आ रहा है? तो ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया था, और ये वाली लाइन बढ़िया लाइन थी। तो चलो अब निकालते हैं इसमें, अब तो सब कुछ जानते ही हो तुम लोग। शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल प्लान। फाइनेंशियल प्लान, 3 प्लान है इनके पास, ए, बी और सी। एक में इक्विटी शेयर से पैसे ला रहे हैं, 50 लाख था बेटा, और डिवेंचर है और लॉन्ग टर्म लोन है। 14% डिवेंचर, 18% लोन। 14% डिवेंचर, 18% लोन। ये हो गया 50 लाख। यहां भी 50 लाख, यहां भी 50 लाख। चलो अब यहां देखो, 20 लाख शेयर से, 20 लाख डिवेंचर से, और 10 यहां से। 20 20 10। आखिरी में पढ़ो, 10 15 25। ठीक है, तो ये आ गया इनका कैपिटल फाइनेंशियल प्लान। अब आगे बढ़ते हैं। अब नीचे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, एक है प्लान ए, दूसरा है बी, तीसरा है सी। पहले लिखेंगे ईबीआईटी, 50 लाख का 25%, 12,50,000। माइनस कर दो यहां से इंटरेस्ट, चलो बेटा ये देखो, पहले में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, और दूसरे वाले में 2 हैं, तो इंटरेस्ट एट द रेट 14%, इंटरेस्ट एट द रेट 18%। तो 20 लाख का 14%, 280, और 10 लाख का 18%, 180। और इसमें आ जाओ, 15 लाख का 14%, 2,10,000, और 25 लाख का 18%, कितना है बेटा?
माइनस कर दो। 12,50,000 पहला वाला, 7,90,000 दूसरा वाला, 5,90,000 तीसरा वाला। तो ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करो यहां से टैक्स। टैक्स रेट है बेटा 50% का, 625, 395, 295। 625, 395, 295 और अर्निंग आफ्टर टैक्स। बेटा इसी को हम बोल सकते हैं अर्निंग फॉर इक्विटी, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर है नहीं। ठीक है, या मैं यहां पे लिख देता हूं लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन एग्जाम में ना हो तो टाइम मत बर्बाद करना, जो है वही करना है। डिवाइड कर दो कैपिटल एम्प्लॉयड से, शेयर होल्डर्स फंड से। कोई बताएगा शेयर होल्डर फंड्स कितना है? पहले में 50,000, दूसरे में, तीसरे में केवल इक्विटी लोगे ना। 50 लाख रिजर्व है नहीं, 20 लाख, 10 लाख। तो ROE आ गया 12.5, 19.75, 29.5। तो सबसे ज्यादा ROE है बेटा प्लान सी में। तो हम कहेंगे यहां पे डिसीजन प्लान सी इज बेस्ट प्लान having highest ROE। प्लान सी बेस्ट प्लान है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज्यादा है। चलो नेक्स्ट, कंसेप्ट 4 लिखिए। सिलेक्शन ऑफ बेस्ट फाइनेंशियल प्लान on the basis of market price of share MPS when price earning ratio is given in question
then we take decision on the basis of market price of share. Select that plan which have highest MPS. थर्ड पॉइंट में लिखिए, since PE ratio equals to MPS upon EPS, so EPS into PE ratio ये हो जाएगा EPS into MPS upon EPS, ये कट गया, इक्वल्स टू MPS। तो अगर हम EPS को मल्टीप्लाई कर दें PE रेशियो से तो आ गया MPS। और ये है इसका प्रूफ। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड is equity share capital, reserve and surplus, debenture, preference share capital, long term loan। Capital employed, डन। चलो अब सामने देखिए स्क्रीन पे, मैं इसको समझाता हूं बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्या लिखा हमने लिखा when price earning ratio is given in question then we take decision on the basis of market price of share। अब इधर देखो सब लोग, बेटा EBIT में से आप इंटरेस्ट माइनस करते हो तो आ जाता है EBT, आप इसमें से टैक्स देते हो तो आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड आपने दे दिया तो आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी। अब हम लोग अभी तक क्या करते थे, इसी को डिवाइड करते थे नंबर ऑफ शेयर से तो आ जाता था EPS, इसी पे हम लोग फैसला लेते थे। लेकिन अगर मान लो कोई कंपनी, आपका जो क्लाइंट है वो आपको अपना P रेशियो बताता है, क्या बताता है? P रेशियो। P रेशियो का फॉर्मूला हो गया बेटा अर्निंग पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर, सॉरी
मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, ये फॉर्मूला होता है किसका? इसका मतलब क्या हुआ, इधर देखो, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं बाजार से 100 रुपए का मैंने एक शेयर खरीदा, समझ आया, और कंपनी मेरे लिए अर्निंग दिखा रही है 20 रुपए की, तो मैंने 5 गुना ज्यादा दे रखा है ना पैसा, मैंने 5 लगाया तो मेरे लिए कंपनी ने कितना कमाया? 1। दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। समझ आए? अब अगर मेरे पास प्राइस अर्निंग रेशियो है तो सोचना मेरे साथ साथ, बेटा देखो हम यहां तक आते ही आते हैं, ईपीएस तो निकालते ही हो, तो अगर हम ऐसे करें ईपीएस को मल्टीप्लाई कर दें पीई रेशियो से, तो देखो ईपीएस तो ईपीएस रहेगा और ये हो जाएगा एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो ये कट गया, क्या मिल गया? एमपीएस का मतलब मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, और जिस काम को करने से शेयर का प्राइस बढ़ जाए हर कंपनी वही काम करना चाहती है। समझा? पिछली क्लास में बताया था, लोन लेके डिविडेंड बांट देते हैं जिससे शेयर का प्राइस मेंटेन रहे। समझा? तो इसलिए तो जब इसकी जानकारी है तो यहां तक हम आते ही हैं, दोनों को मैनेज करें तो एमपीएस आ जाएगा, तो हम फैसला लेंगे जिसपे मार्केट प्राइस हमारा बढ़ जाए। समझ आए? तो ये देखो क्या क्या लिखा, व्हेन प्राइस अर्निंग रेशियो इज गिवन in question then we take decision on the basis of market price of share। अच्छा, select that plan which have highest market price per share। ये मैंने प्रूव करके आपको दिखा दिया कि ईपीएस को जब प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। और कभी भी क्वेश्चन में आए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या है? अभी इससे पहले क्या आया था? शेयर होल्डर्स फंड, क्या आया था? क्या उसका मतलब था? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और जब आए टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड तो उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन सब आएगा, मतलब लॉन्ग टर्म वाली कैपिटल। ठीक है, रटना नहीं है, ऐसे याद कर लो। बचपन में क्या पढ़ा था? कैपिटल प्लस लायबिलिटी बराबर एसेट। बोलो। अब उसी कैपिटल का नाम हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या हो गया? और ये कैपिटल एम्प्लॉयड के दो टुकड़े हो गए, एक इक्विटी एक डेट। क्या क्या? इक्विटी और इक्विटी में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और डेट में आ गया डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन। समझ में? क्योंकि लायबिलिटी का मतलब एफएम में होता है करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी की पढ़ाई हम करेंगे वर्किंग कैपिटल वाले चैप्टर में। बाकी पूरे एफएम में किसकी पढ़ाई करते हो? लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की। समझे? शॉर्ट टर्म की पढ़ाई नहीं करते। समझ आए बेटा? अच्छा, अब सुनो, एक क्वेश्चन कराने चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है अपने पास 3। ये क्वेश्चन फाइनल में 2 बार आया था, तो उसका लेवल भी थोड़ा वैसे ही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। ठीक है? पहले एफएम ही नहीं होती थी, इंटरमीडिएट लेवल पे फाइनल में ही होती थी, तो तब आया था, तो थोड़ा सा 1-2 चीजें, कोई भी क्वेश्चन कैसे कठिन होगा, उसमें चीजें मिसिंग कर दी जाएंगी, आएगा तो वैसे ही। अरे पी रेशियो पे फैसला एमपीएस पे लेना है तो पी रेशियो सवाल में दिया होगा, मैंने बताया। ईपीएस निकालने में थोड़ा परेशानी करेगा, तो तसल्ली से इत्मीनान से मैं पढ़ूंगा, एक एक चीज निकालूंगा, देखना जहां नहीं आएगा पूछना। ठीक है? तुम लोग के भी एग्जाम में पूछा जा चुका है वो। और क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3, जो चीज नहीं है उसको हम लोग कैलकुलेट करके वर्किंग नोट बनाएंगे, जो है। चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ने चल रहा हूं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, तो एकदम पेशेंस के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं है, पढ़ो। लिखा है, आकाश लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आकाश लिमिटेड ने ये जानकारी दी है, क्या? ईबीआईटी में से इंटरेस्ट गया, ईबीटी टैक्स गया, तो ईएटी। अच्छा, ये ईएटी है और इसको नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया तो ईपीएस आ गया, पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, पी रेशियो दे दिया है। ईपीएस भी है, पी रेशियो भी है, तो इनका पी रेशियो कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। ठीक है, आगे बढ़ो। ये इतनी जानकारी हमें दी है, और क्या लिखा है पढ़ना। कह रहे हैं द कंपनी हैज रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ ₹7 लाख। कंपनी के पास रिजर्व कितने का है? 7 लाख का रिजर्व है। ठीक है बेटा, मुझको एक बात बताओ, ब्याज कितना गया?
40,000 अगर 10% के बराबर है तो ये 4 लाख का लोन होगा ना। समझ आ रहा है? मैंने क्या बोला, चीजों को मिसिंग कर देगा, वहीं से कॉम्प्लिकेटेड होगा और क्या होगा इसमें। अच्छा ये होगा, तो एक इसका मतलब 4 लाख का इनके पास लोन पहले से था। और यहां कह रहा है आगे कि रिजर्व था 7 लाख का, तो 7 और 4 11। फिर पढ़ो, रिक्वायर्ड 4 लाख, 4 लाख इनको और चाहिए। फर्दर फॉर मॉडर्नाइजेशन, कंपनी को मॉडर्नाइज करने के लिए 4 लाख और चाहिए। ठीक है, अब ये देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है बेटा? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये है कांस्टेंट। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये कांस्टेंट है। आगे पढ़ो, इसका मतलब क्या हुआ? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब, चलो मुझे बताना, रटना कोई चीज नहीं है, सोचोगे तो पहुंच जाओगे वहां तक। बताओ मुझे, छोटी दुकान वाला ज्यादा कमाता है कि बड़ी? बड़ी। बड़ी दुकान खोलने में ज्यादा पैसा लगेगा कि छोटी? तो कैपिटल ज्यादा तो रिटर्न ज्यादा, कैपिटल कम तो, समझ आया? तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल लगा के जो कमाया, दैट इज नोन एज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये इन्होंने कहा है सेम रहेगा। ठीक है, सेम रहेगा। अब इसका मतलब क्या है? अरे पहले पहले कम कैपिटल थी, अब 4 लाख और लगा रहे हैं, तो कैपिटल बढ़ेगी तो रिटर्न भी तो बढ़ना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? नहीं, वो सेम रहेगा। अच्छा ठीक है, अब ये देखो बेटा, ये ठीक है, आगे पढ़ना। सब बच्चे अब यहां पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब ये लिखा है बेटा, ये एक लाइन है, ये विजिबल है कि नहीं है? ठीक है बेटा, यही खतरनाक लाइन है, इसी में तुम लोग को प्रॉब्लम होती है। मैं इसको पढ़ ही नहीं रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं, छोड़ो। अब जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे। ठीक है, हटाओ इसको। अब यहां और पढ़ो, कहते हैं यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन प्रोबेबल प्राइस पर शेयर। क्या निकालो? प्रोबेबल प्राइस। देखो बेटा, प्रोबेबल मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी हो। प्रोबेबिलिटी किस में होती है? मार्केट में। कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो मार्केट प्राइस को ही क्या, 1 दर्जन नाम है उसके, करंट मार्केट प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस, प्रोबेबल प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस। समझ आया ना? तो कह रहे हैं तुम प्राइस निकालो। ठीक है, तो प्राइस निकालोगे तो पी रेशियो मुझे दिख गया था। बोलो बेटा, ईपीएस की मैं कहीं से व्यवस्था कर लूंगा और मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा प्राइस। तो कह रहे हैं पहले तो प्राइस निकाल दो। ठीक है, निकाल देंगे। कब? कहते हैं इफ एडिशनल कैपिटल, मतलब वो जो 4 लाख इनको चाहिए था, रेज एज डेट। कहां से लेंगे? डेट मतलब लोन लेंगे। डेट का मतलब हो गया लोन लेंगे। और ये देखो यहां लिखा है इंटरेस्ट रेट ऑन एडिशनल डेट इज 12%। एडिशनल डेट पे कितना है? जबकि पुराने वाले पे 10% था। ठीक है, आगे बढ़ना। नेक्स्ट, इफ अमाउंट इज रेज्ड बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर। यही जो 4 लाख चाहिए था वो कहां से लेके आए? इक्विटी से। तो चलो इतना तो समझ में आ गया। देयर आर 2 प्लान्स। बोलो बेटा, पहला कौन सा है? डेट प्लान। दूसरा कौन सा है? इक्विटी प्लान। इतना तो समझ में है? अच्छा आओ जरा, जैसे हम लोग सवाल लगाते हैं हम तो वैसे ही चलेंगे। लिखो फाइनेंशियल प्लान, डेट, इक्विटी। %12 डेट, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ये लाइन मत खींचना, ये ऐसे रहने दो। ये इतना ठीक है बेटा। अब इधर देखो, अभी सवाल पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें हम लोग ढूंढ पाए थे। क्या क्या? 10% का अगर 40,000 है तो इनके पास डेट पहले से कितने का है? तो उसको भी लिख लो इसी में। 10% डेट 4 लाख, ये दोनों में है। और ये देखो नीचे एक लाइन दी थी 7 लाख के बारे में, लिखा था ना कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है 7 लाख का।
तो रिजर्व एंड सरप्लस 7 लाख का पहले से था, ठीक है। अच्छा इधर देखो, एक लाइन यहां छोड़ देंगे, यहां भी कुछ आएगा, एक लाइन यहां छोड़ देंगे, वो सब अभी देखेंगे कहां से क्या आएगा। तो हमें जो समझ में आया, हमने एक कैपिटल स्ट्रक्चर इनका बना दिया। फिलहाल ये 4 लाख के चक्कर में है, 4 लाख इनको कहां से मिल जाए। आगे बढ़िए। हो गया। अच्छा अब मेरी बात सुनो बेटा, एकदम इत्मीनान से घर जाके इस क्वेश्चन को जरूर लगाना, ठीक है। लो अब ये पढ़ो जरा। ठीक है, चलो अब मैं इस लाइन का मतलब बता रहा हूं। ये देखो ये क्या लिखा था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कांस्टेंट लिखा था। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो रिटर्न अभी है वही रिटर्न आगे रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, और डीप में जाओ। अभी मैंने 1 करोड़ लगाया है, 10% कमा रहा हूं, तो अब कमाई कितनी हुई, 10 लाख। बोलो बेटा। अच्छा मैं 4 करोड़ लगा दूंगा तब भी 10% लगेगी, तो तब 4 लाख कमाऊंगा ना। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी सेम, तो परसेंटेज सेम होगा ना, प्रॉफिट कैसे सेम होगा। अरे जब कैपिटल कम थी तो उसका 10% कम था, कैपिटल बढ़ गई तो उसका 10% भी क्या होगा, 10% मैंने अपने मन से ले लिया। ठीक है, अब सुनो, समझो बात को। देखो अब रिटर्न का मतलब होता है ईबीआईटी, रिटर्न का मतलब, तो अगर हम ऐसे करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हो गया ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, और भी नोट में लिखवाया था कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इतना लंबा चौड़ा लिखा है, समझ गए। तो जो इनका अभी कैपिटल स्ट्रक्चर है, अगर मैं उस पर निकाल लूं क्या, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो कुछ ना कुछ आएगा, और यही भविष्य में क्या होगा, कंटिन्यू होगा। क्यों, क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, इस सवाल में नहीं लिखा है कि 4 लाख लगाएंगे तो ईबीआईटी कितना आएगा। अभी तक जितने सवाल लगाए सब में ईबीआईटी दिया होता था कि नहीं। सवाल देखो मैं फिर से दिखा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बस आपके समझ में आनी चाहिए बात, एकदम इत्मीनान से, नोट करने के चक्कर मत पड़ना। ये देखो कह रहे हैं आकाश लिमिटेड प्रोवाइड यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, दिस 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 दिस। फिर कह रहे हैं रिजर्व ये पड़ा है, रिक्वायर्ड 4 लाख, कह रहे हैं 4 लाख चाहिए। अब कहीं नहीं लिखा है ये 4 लाख लगा के मिलेगा कितना, समझा। तो हमारा तो सवाल आंसर ही शुरू होता है ना ईबीआईटी से, वी नीड ईबीआईटी। बोलो बेटा। तो उसके लिए उसने ये वाली लाइन लिख दी, क्या कहता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज कांस्टेंट, कह रहे हैं आज कैपिटल पे जितना रिटर्न है भविष्य में भी वो मेंटेन होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं चलूं पहले आज का रिटर्न निकालूं। बोलो बेटा, आज का रिटर्न किस पे निकलेगा, आज की कैपिटल पे, फिर उसी में 4 लाख जोड़ देंगे तो अगली कैपिटल आ गई, उसका उतना परसेंट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, वो ईबीआईटी आ जाएगा, तब जाके सवाल शुरू होगा। रिलेट हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या करें, अब पहला काम क्या करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया जाए। ये क्या होगा, मेन आंसर की वर्किंग नोट। ठीक है, तो अभी वर्किंग नोट चल रहा है, लिखो। तो ये भी हमारा एक वर्किंग नोट ही होता है, इसका कोई नंबर नहीं मिलता एग्जाम में, हम लोग अपने लिए बना लेते हैं। अब यहां बनाने जा रहा हूं वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यहां लिख लो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100।
तो इनका ईबीआईटी अपने लोग को क्वेश्चन में दिया था 280 डिवाइडेड बाई, अगर हम बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें, अगर हम इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालें, तो ये देखो इधर, देखो ये तो अभी इशू कर रहे हैं, ये वाला 4 लाख, हमें देखना है पहले कितने की है ना। अरे ये तो अभी इशू कर रहे हो ना, उसने क्या बोला है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी सेम, तो पहले अभी का निकाल लो, फिर जब 4 लाख और इन्वेस्ट कर देंगे तब कितना आएगा, यही तो करोगे ना। तो अभी क्या क्या है अपने पास, एक डेट है, सॉरी 10% का डेट है और रिजर्व है, और कुछ तो नहीं है। और क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये लिखा है देखो 30,000 शेयर है 10 रुपए का एक, तो इसका मतलब 3 लाख का क्या है, इक्विटी शेयर है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल ओल्ड 3 लाख, तो ये जो था ये मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर था, ये था एग्जिस्टिंग, और ये है न्यू। तो अब अगर एग्जिस्टिंग देखो तो 7 और 4 11 और 3 14 लाख, तो यहां नीचे लिखो 14 लाख इंटू 100, कितना 20%। तो अभी इनका 20% है बेटा, और क्वेश्चन ने बोला है ये 20% कंटिन्यू रहेगा। तो अब बताओ कितनी कैपिटल अभी है, 14 लाख, कितना पैसा और निकालना है मार्केट से, 4 लाख, तो कितनी हो जाएगी 18 लाख, और रिटर्न कंटिन्यू रहेगा, तो 18 लाख का 20% 360, तो न्यू ईबीआईटी कितना हुआ 360। समझ आया। चलो इसको अगले वर्किंग नोट में लिखो, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ न्यू ईबीआईटी since question says that ROCE will remain same, so new capital into ROCE बराबर न्यू ईबीआईटी। न्यू कैपिटल है 14 लाख प्लस 4 लाख इंटू 20%, दैट इज 3,60,000। ठीक है, आगे। अब एक काम करते हैं बेटा, जितना समझ में आ रहा था वो तो हो गया, तो अब चलो यहां लिखो, अब ये मेन आंसर है हम लोग का, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इन ईच प्लान। तो एक था डेट प्लान और एक था इक्विटी प्लान। तो पहले हम लोग लिखेंगे ईबीआईटी, ये निकाला है वर्किंग नोट नंबर 3 में 3,60,000 माइनस कर दो इंटरेस्ट एट द रेट 10%। पहले से हम लोग के पास 4 लाख का लोन था, उसका
10%, 40,000 दोनों में जाएगा। इंटरेस्ट एट द रेट 12%, 4 लाख का 12%, डेट वाले में जाएगा, इक्विटी में नहीं जाएगा। 272, 320। EBT टैक्स 50%, तो 136 टैक्स चला गया यहां, 160 का टैक्स चला गया यहां। $136 बचा, 160 बचा। अब इस ये हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर था नहीं तो इसी को डिवाइड कर दें, ये यही हो गया अर्निंग फॉर इक्विटी। इसी को डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो आ जाएगा ईपीएस। अब नंबर ऑफ शेयर, 30,000 शेयर पहले थे बेटा, बोलो। जब डेट से पैसा उठाओगे तो वही 30,000 रहेंगे, लेकिन जब इक्विटी से लोगे तो 30,000 पहले से थे और 10,000 और हो जाएंगे। ये 10,000 कहां से आया मैं बता देता हूं। एक मिनट इधर देख लो स्क्रीन पे, यहां देख लो बेटा। ये देखो लिखा है ना, इफ अमाउंट इज रेज्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर एट रूलिंग प्राइस। इक्विटी शेयर को हम किस पे इशू करेंगे? रूलिंग प्राइस पे हम लोग इशू करेंगे। रूलिंग प्राइस का मतलब हो गया जो अभी मार्केट में चल रहा है, ठीक है। तो इसी के नीचे 3-4 लाइन छोड़ के लिखना वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ इक्विटी शेयर टू बी इशूड। चलो, तो पहले लिखेंगे फंड्स रिक्वायर्ड, 4 लाख चाहिए। और यहां लिखेंगे प्राइस, रूलिंग प्राइस। बेटा मेरी तरफ देखो, अभी पढ़ाया है। ये बताओ, अगर अर्निंग पर शेयर को पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा प्राइस। इन्होंने दिया है, ये देखो दोनों चीजें। एक मिनट बस ये देख लो, यही सब इंपॉर्टेंट है। देखो, इनका अर्निंग पर शेयर 4 रुपए का है, अभी का पी रेशियो 10 है, तो 40 रुपए का चल रहा है बाजार में। यही तो हुआ ना, 40 का रूल कर रहा है। तो अब यहां लिखेंगे कितना करें, ईपीएस कितना है, 4 रुपए, 4 into 10 दैट इज 40। तो अगर हम यहां से निकालें नंबर ऑफ शेयर, चार लाख डिवाइडेड बाई 40, 10,000। $10,000 शेयर हम लोग इश्यू करेंगे। और बेटा अगर हम 10,000 इश्यू करेंगे तो 30,000 शेयर पहले से थे, 10,000 ये मिलके हो जाएगा 40,000। ये निकाला वर्किंग नोट नंबर 4 में। तो अब ईपीएस आ गई, डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे आ गया 4.53 और ये आ गया 4। अब अगर बेटा यहीं लिख दे पीई रेशियो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मार्केट प्राइस आ जाए, ईपीएस इंटू पीई रेशियो। लेकिन पी रेशियो लिखना मत, अब उसी पे कहानी है।
जो 2 लाइन छुड़वाया था वो उसी के लिए थी। जो 2 लाइन छुड़वाया था वो इसीलिए थी। हो गया यहां तक? अब एक वर्किंग नोट बनाएंगे, यही वाला मेन है, बस ये देख लेना, ठीक है? पढ़ने से पहले कुछ निकलवा दे रहा हूं, फिर वो पढ़ा दूंगा, तुरंत क्लियर हो जाएगा। वर्किंग नोट नंबर 5 पे आ जाओ, लास्ट वर्किंग नोट नंबर 5। देखो, हमारे पास जो फाइनेंशियल प्लान है, 2 हैं, एक है डेट और एक है इक्विटी। अच्छा, अब यहां पे बेटा अगर हम लिखें तो न्यू डेट ₹4 लाख का है, न्यू इक्विटी 4 लाख की होगी। हमारे पास ओल्ड डेट था, ओल्ड डेट 4 का, ओल्ड डेट था 4 लाख का, और क्या क्या था पुराना वाला बताओ? रिजर्व एंड सरप्लस कितना था? 7 लाख। और इक्विटी कितनी थी? ये था बेटा। अगर हम इसका टोटल करें, टोटल छोड़ो, चलो ये हो गया। अब ये बताओ, अगर मैं यहीं पे एक चीज ये करूं, यहां मैं करने जा रहा हूं डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, जरा बताना कितना आएगा? देखो, यही समझना बेटा, यही वाला की पॉइंट है, ठीक है? चलो बताओ, यहां का डेट कितना है? 4 लाख। 4 पहले का और 4 अभी, कितना हुआ? 8 लाख। और डिवाइडेड बाई इसका टोटल कितना आ गया? 18। 18 लाख डिवाइड करो, कितना आएगा? 44.44। ठीक है, अब ये देखो, यहां का डेट था पहले 4, नया है नहीं, और कैपिटल वही रहेगी 18 लाख की, तो कितना आ गया? 22.22, ये आ गया। अब 2 मिनट रुक के जरा देखो मेरी तरफ, ये हमने निकाल लिया। चलो लिखना बंद करो, अब देखो, फिर आ गया आंसर। अब ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो। कह रहे हैं डेट इक्विटी रेशियो, इन्होंने लिखा है डेट रेशियो, डेट रेशियो लिखा है, और उसका फॉर्मूला दिया है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, सवाल में दिया है। तो मैंने क्या किया, मैंने डेट रेशियो निकाल लिया। ये जो मेरा निकल के आया ये था डेट रेशियो, ये सवाल में दिया था और ये फॉर्मूला दिया था, तो मैंने दोनों निकाल लिया। पहले का कितना आया है बोलो, एक ही पॉइंट है। पहले का 44.44%, दूसरे का, अब ये कह रहा है पढ़ना, डेट रेशियो हायर देन 40%। क्या हायर देन? बताओ मुझे किस में हायर है? यहां हायर है, यहां हायर है, यहां लोअर है। तो उसने कहा है डेट रेशियो हायर देन 40%, 40% से डेट रेशियो अगर ज्यादा जाएगा तो विल ब्रिंग पी रेशियो डाउन टू 8, पी रेशियो को गिरा के किस पे ले आएगा? जबकि पहले कितना था? 10 था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ यहां का पी रेशियो 8 होगा और यहां का कितना होगा? कैसे पता चला? सवाल में दिया है ना? तो सवाल ही लग गया, बचा क्या? इधर देखो, अब ये डेट वाला था तो ये 8 हुआ, ये 10 हुआ, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आ गया? मार्केट प्राइस। जिसका मार्केट प्राइस ज्यादा है दैट प्रपोजल एक्सेप्टेड। समझ आया? ये था बेटा इसमें दे रखा।
पहले ये लिख लो, अब यहां पे लिख लेना पीई रेशियो, एप्लीकेबल, यहां 8 और यहां 10, और वही 8 और 10 ले जाके ऊपर रखो, मल्टीप्लाई करो, आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन। अब आज हम लोग यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में।